ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन लबाना है। आप सबका लाइव विद एग्रोसा के एक नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कभी कभी ये सोच के बड़ा अचंभित महसूस करता हूं कि बीज को बोने से पौधा उगता है किस तरह से, और फिर पौधा बड़ा होता है, डंठल पर फूल आते हैं और जिनकी पॉलिनेशन से सैकड़ों फूल बनते हैं। फिर वही डंठल सूख जाता है और फिर वो टूट जाता है। लेकिन सैकड़ों बीज एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जीवन का यह चक्र बड़ा ही अद्भुत है और खूबसूरत है। इस विचार के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर एस.एम. इलियास जी का। डॉक्टर इलियास अभी डीन के पद पर इंपीरियल स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस नोएडा में कार्यरत हैं। आप पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से रिसर्च, टीचिंग, रिसर्च, गाइडेंस इन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे रहे हैं। आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल रूरल प्रोजेक्ट्स में भी अपना योगदान दिया है। आपके नाम 5 पेटेंट्स हैं और 150 से भी ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं। इससे पहले कि डॉक्टर इलियास के साथ हम बातचीत शुरू करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सारे व्यूअर्स का, जिन्होंने हमें बहुत सारे सवाल पिछले एपिसोड्स में भेजे और हमने उनके जवाब भी दिए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में भी आपके कई सवाल होंगे और आप हमें वो सवाल मैसेज में अपने नंबर के साथ पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं अपने नंबर के साथ। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इलियास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इलियास, चलिए मैं डायरेक्टली पहले सवाल पे आता हूं। आपसे पूछना चाहूंगा, डॉक्टर इलियास, पोस्ट हार्वेस्ट में प्रोडक्ट क्वालिटी और जो फिजिकल लॉसेस है उन पे बहुत बातचीत होती रही है और बहुत ध्यान भी दिया जाता है। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो मैकेनाइजेशन है, इसका प्रोडक्ट क्वालिटी और फिजिकल लॉसेस में क्या रोल रहता है सर? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है नवीन जी, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें विस्तृत चर्चा भी कभी करनी चाहिए जी। लेकिन मैं सिर्फ संक्षेप में ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में आपने कहा कि बहुत डिस्कशन हुआ है। मेरे ख्याल में डिस्कशन बहुत कम हुआ है इसके, क्योंकि अभी तक क्या हुआ पिछले इतने दहाइयों में, हमारा जो पूरा ध्यान या ज्यादातर ध्यान जो था वो प्रोडक्शन की तरफ था। जी जी जी। कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, या फिर इनपुट यूज एफिशिएंसी को उसमें इसका इम्प्रूवमेंट करें, कैसे हम जो है वो टाइमली जो है जो ऑपरेशंस हैं प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो टिलेज ऑपरेशंस हो, सोइंग हो, और उसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हो, वाटर एप्लीकेशन हो, हार्वेस्टिंग हो, थ्रेशिंग हो, उसके बाद के तमाम जो ऑपरेशन होते हैं वो हो। तो होता क्या था कि हमारी जो सोच थी, और उसमें कोई गलत भी नहीं था, क्योंकि हमारे जो शुरुआती दौर की जो हमारी समस्या थी वो अनाज की थी। कैसे हम अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को, आबादी को, कैसे हम उसको उपलब्ध कराएं। जी। तो पहले तो पेट भरना चाहिए, उसके बाद तो क्वालिटी और तमाम सब चीजें तो बाद में आती है ना। बिल्कुल। तो ये जो है समस्या फिर हल कर ली गई। जी। इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आई, और उसमें जो है हमारा जो एक बहुत बड़ा हमारा एक समझ लीजिए कि एक हमारी परेशानी थी देश की, कि हमें मंगाना पड़ता था, अनाज मंगाना पड़ता था, वो खत्म हुआ, वो दौर खत्म हुआ। जी जी। उससे न सिर्फ हमारे लोगों की जो समस्या, उसकी जो जरूरत थी उसमें अनाज की, खाद्यान्न की, वो पूरी हुई, बल्कि एक हमारी, मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि है कि कैसे हमारी जो प्रेस्टीज थी, हमारा जो ऑनर था कि हमें अब मंगाना नहीं पड़ रहा है कहीं से फूड, तो वो एक हमारे एक बड़ी खुशी की बात थी। बहरहाल वो हुआ। जी। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा, और इसमें जैसा कि सब जानते ही हैं कि हमारा देश विश्व में खाद्यान्न के मामले में दूसरे नंबर पे है दुनिया में, चीन के बाद। तो एक बड़ी उपलब्धि है, और ये जो यात्रा हमारी रही इसमें, ये बहुत से देशों ने इसको कोशिश की काफी करने की, लेकिन
उस तरह से नहीं कर पाए जितने हमने की। जी और जी इसमें बहुत से लोगों का योगदान है, न सिर्फ पॉलिसी जो मेकर्स हैं उनका, बल्कि मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंटिस्ट रहा हूँ और दिल से अभी भी हूँ, जी साइंटिस्ट का बड़ा योगदान रहा इसमें। नई नई वैरायटीज, नई ब्रीड्स, तो तमाम जो जो तकनीकें थी, प्रैक्टिसेस थी, उनको विकसित किया, और नतीजा ये हुआ कि ये काम हो सका, जो बहुत बड़ा काम था। जी ये किसी भी देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि शायद उसको उस तरह से लोग नहीं अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या हुआ कि भाई हम उसमें आगे उससे नहीं बढ़े। तो परेशानी ये हो गई उसमें कि अनाज का प्रोडक्शन तो बढ़ा, और जो है वो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो तो ग्रो हुई, कि कृषि तो जो है वो बड़ी विकसित हुई, विकास हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और आजकल के ज़माने में जबकि तमाम सब जो हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, जी जो नीचे जा रहे हैं और इकोनॉमी नीचे जा रही है, एक ही सिल्वर लाइनिंग है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव है, जी नेगेटिव नहीं है। तो बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि जो है हम न सिर्फ हम, मेरा मतलब है जो खेती है, एग्रीकल्चर है, जी वो देश को खाने को अनाज उपलब्ध करा रही है और सब चीज़ें उपलब्ध करा रही है, जी और हमारी इकोनॉमी में भी काफ़ी इसका योगदान है। बिल्कुल। हालांकि ये भी सही है कि जो हमारी जीडीपी है जी उसमें इसका योगदान कम होता जा रहा है, जी एंड इस वक्त 13% से कम है। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स और बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि 13% जो है भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें हम जो है वो कृषि को तो हमने विकसित किया, लेकिन किसान का कोई ज्यादा फायदा उसमें नहीं हो पाया। जी जी किसान की सिचुएशन जी। डॉक्टर इलियास, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से मतलब आपसे जो जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपने जैसे सही बताया कि कितना हमारे देश ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है अपने आप को विकसित किया और नई नई प्रोडक्शन इंक्रीज करी, नई नई वैरायटीज आई। तो मैकेनाइजेशन जो हमारे देश ने जो भी अडॉप्ट करी उस टाइम पे पहले और आज भी जो कर रहा है, इसका कितना बड़ा योगदान है सर? उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो हमारा जो सबसे ज्यादा जो हमारी जो विकास दर थी कृषि की, वो नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में हुई, जी जो आज के पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, साउथ में आंध्रा, तमिलनाडु वगैरह में भी हुई। इसमें इसका जो है बाकी सब जो इनपुट्स हैं उनका योगदान तो है ही। जैसे बीजों का योगदान, नई नई वैरायटीज का, हाईलिंग वैरायटीज का योगदान तो है, जी जी। लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको जो है वो जो बीज जो आपने जो हाईलिंग वैरायटी का खरीदा, जी उसको आप सही तरीके से बोएंगे, उसको राइट वो जो है आपको आप खेत की तैयारी करेंगे आप। राइट। और जो सबसे जरूरत है जिस चीज की, जिसकी बहुत कमी है, वो है समय की, टाइम नहीं रहता है जी और अगर आप हर चीज किसी भी अगर प्रक्रिया को, किसी भी ऑपरेशन को टाइमली नहीं करेंगे, वक्त पे नहीं करेंगे, तो नुकसान होने का अंदेशा रहता है। बिल्कुल। इस प्रोसेस में जो है काम को जल्दी करना, जी पर यूनिट टाइम जो है हम ज्यादा बड़े एकरेज को जो है जोत सकते हैं, उनको इनके जो है जुताई करके टिलेज ऑपरेशंस कर सकते हैं, जी जी उनको उनका बीज जो है न सिर्फ टाइम पे डाल सकते हैं, सही मात्रा में डाल सकते हैं, जी। सही जो है गहराई में डाल, जब में जो है उसको और जो है प्लांट टू प्लांट और रोड टू रोड डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हाथ से जो काम होता था पहले बैलों के पीछे, हल के पीछे, जी जी उसमें वक्त बहुत लगता था और तमाम परेशानियां होती थी। वो कर पाए तो इससे क्या हुआ कि बचत बहुत हुई, वक्त की बचत हुई, वो इनपुट की बचत हुई, ज्यादा हम काम कर सके, समय पर काम कर सके, और जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, तो एक एस्टिमेट के हिसाब से इसमें जो मैकेनाइजेशन का जो योगदान रहा है वो 30% से ज्यादा है। 30% से तो ये बड़ा जबरदस्त है। तो और जहां पे आप देखिए देश में, अगर आप घूमते होंगे, तो जिन जगहों पे अभी भी पुरानी तकनीक इस्तेमाल हो रही है, वही बैलों, हालांकि अब बिल्कुल कम हो रहे हैं, जी जी जी, अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हम लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन जहां भी जो है जो हाथ से काम कर रहे हैं या बैलों से या एनिमल इम्प्लीमेंट्स को यूज कर रहे हैं, कमी आ रही है। लेकिन वहां पे आप देखिए कि प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है बहुत ही, प्रोडक्टिविटी की बिल्कुल सही बात है डॉक्टर इलियास।
और आपने बिल्कुल सही जाहिर भी किया है कि जो टेक्नोलॉजी है 30% आप जो कह रहे हैं कि उसका योगदान है, बिल्कुल योगदान है सर। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हमें डिस्टेंस का ख्याल रखना पड़ता है, बीज को कितनी गहराई में बोना है उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इन सब बारीकियों का ध्यान रखते हैं, तभी जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी देश की, किसी भी अनाज की, वो बहुत बढ़िया निकल के आती है। बहुत बढ़िया सर। सर मैं अगला सवाल आपसे अपना पूछना चाहूँगा। मेरा अगला सवाल सर जो हार्वेस्टिंग के बाद के जो लॉसेस है उनसे जुड़ा है, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा होती रहती है और जहाँ तक मुझे ज्ञात है आपकी भी काफ़ी इसके ऊपर दिलचस्पी भी है और रिसर्च भी है। तो जो हार्वेस्ट के बाद जो कौन कौन से किस किस तरह के लॉसेस होते हैं सर, नंबर एक, और सर कुछ स्टेप्स हैं जो आप हमें बता सकें, हम इन लॉसेस को रिड्यूस कर सकें। देखिए, हम शुरुआत करते हैं हार्वेस्टिंग से ही, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट और हार्वेस्ट का जो एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, बहुत गहरा है जी, और उसको हम अलग अलग करके देखेंगे तो नुकसान उठाएंगे जी। इसकी ये वजह है कि जो अगर हम हार्वेस्टेड जो मटेरियल हमारे हाथ में है वो सही दिशा में नहीं है, सही दशा में नहीं है, और वो जो है उसमें कोई किसी तरह की डैमेज नहीं हुई है, तभी हम आगे की कार्रवाई ठीक से कर पाएंगे। एक मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कि जैसे हमने हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट को सही टाइम पे नहीं किया, तो जल्दी कर ली या देर से कर लिया, अनाज में जो फसल है खेत में ही खड़ी रही, तो खैर जल्दी तो बहुत कम लोग करते हैं, देर से ज्यादा करते हैं। तो फसल खड़ी रही, या तो लेबर नहीं मिले या मशीन नहीं मिली, जो भी इस तरह से वो करते थे, देर से किया, पता चला कि वो फसल जो है खेत में ही खड़े खड़े गिर गई और उससे तमाम नुकसान हुआ। तो हमें सही टाइम पे जो है हमको हार्वेस्ट कर लेना है, और उसमें न सिर्फ जो हमारी जो हमारा जो नुकसान होता है, वो लॉस होता है, वो कम होगा, बल्कि हमारी जो है गुणवत्ता भी जो है उसकी, जब आप आगे थ्रेश करेंगे तो बनी रहेगी अनाज की, ग्रेन की। क्योंकि बहुत देर कर लेंगे तो उसमें ये होता है, देखा गया है कि शटरिंग लॉसेस के साथ साथ जो अनाज है, उसका जो दाना है, उसमें क्रैक फॉर्मेशन हो जाती है। क्रैक फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो है आप देखेंगे दिन में गर्मी है और रात में सर्दी है, क्या आप देखिए ना उसमें तो क्या होता है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वो स्ट्रेस डेवलप होती है अनाज में, और उससे अनाज क्रैक हो जाता है, दरार पड़ जाती है। और जब एक बार दरार पड़ गई, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी आंख से, या कि बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं, टूटन भी होती है, लेकिन वो दरार जो होती है, जो क्रैक है, वो काफी माइक्रो साइज का होता है, और उसमें लेकिन वो नुकसान कर जाता है। तो सबसे पहला जो लॉस हो सकता है वो ये है कि आपने जो सही तरीके से सही वक्त पर आपने अगर उसको हार्वेस्ट नहीं किया, तो आगे आपके और नुकसान कम तो नहीं होंगे और बढ़ते जाएंगे। तो एक तो ये पहली स्टेज तो ये है। फिर आप थ्रेशिंग की तरफ गए। अच्छा, उसमें क्या होता है, अगर आपने सही टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया तो जो मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम होता है उसका काटने का, वो आपने उसके ऊपर नहीं स्टिक किया आपने, तो क्या हुआ कि वो जो या तो बहुत जो है सूख गया अनाज, या बहुत ही वो गीला रह गया, मॉइस्चर ज्यादा हो गई, तो थ्रेशिंग आप करेंगे तो उसमें वो डैमेज हो जाएगी, वहां पे डैमेज हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है हमारे किसान भाइयों को ये समझना कि हम सही वक्त पर उसको कटाई उसकी करें। तो ये है। फिर थ्रेशिंग में जैसा मैंने बताया कि जो है अगर सही मॉइस्चर, जब थ्रेशिंग में ये भी है कि आप जो बहुत कुछ काट लेते हैं थ्रेशिंग के टाइम पे, तो उसमें जो है जो फॉरेन मैटर है, उभेगा, खर पतवार सब जो है, तो इसमें उन खेतों में होता है जहाँ पे वीडिंग नहीं हो पाती है, तो वो सभी कुछ काट के उसमें थ्रेशर में डाल देते हैं, तो उससे एक तो ये वक्त ज्यादा लगता है, और उसमें जो है उसकी जो साफ सफाई है वो नहीं हो पाती है, तो अनाज जो है वो हाई क्वालिटी का नहीं होता है, लॉट जो है आपने थ्रेशर से निकाला। बिल्कुल सही। अब ये जो अगली स्टेज उसकी है, तो कि अब जो आपने अनाज निकाल लिया थ्रेशिंग के बाद में, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं अनाज, आप धान ले लें, गेहूं ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि वो फिर आप उसकी अगला काम क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि उस अनाज में जो थ्रेश किया हुआ है उसमें सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि बहुत सी चीजें हैं। खरपतवार उसमें बीज हो सकते हैं, उसमें खरपतवार हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, धूल हो सकती है, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं सब। हमें तो आगे की प्रोसेस के लिए तो वो नहीं चाहिए, हमें तो साफ चाहिए। इसलिए आपको जो है वो क्लीन करना, बहुत जो है विनोवर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हाथ से भी करते हैं, कुछ
बहुत पुराना जो है वो घुमाते हैं, जिसके अंदर फैंस के वो ब्लेड्स लगे होते हैं, बड़े विनोवर लगे होते हैं, बहुत पुरानी तकनीक हो गई है, लेकिन करते हैं लोग। जी। कहीं कुछ नहीं है तो वो चादर से ही हवा देते हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं। कुछ करते हैं, कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सफाई हो जाती है, लेकिन वो बहुत अच्छी सफाई नहीं है, एफिशिएंट काम नहीं है वो। जी जी उसके लिए भी क्या हुआ कि मशीनें डेवलप हुई, जी अलग अलग जो है रिसर्चेज हुई, अलग अलग तरह के क्लीनर्स डेवलप हुए। बिल्कुल। कैसे आप उसको साफ करेंगे, बाजार में उपलब्ध हैं, सब जानते हैं, उसके बारे में बताने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि ये तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है। जी जी। क्लीनिंग कर ली, क्लीनिंग में क्या होता है कि उसमें चैफ, डर्ट, डस्ट जो है ये सब निकल जाते हैं, लेकिन उसमें परेशानी की एक बात सिर्फ ये है कि उसमें जो वो अनाज जिनकी साइज, जिनकी शेप वही है जो ग्रेन की है, राइट, वो नहीं निकलते क्लीनिंग में। हाँ, उसमें हो सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग हो, थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि वो ग्रेन के साथ, दाने के साथ वो मिक्स होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब उनको आपको अलग करना होता है, तो यहाँ पे लॉस हो जाता है आपका क्लीनिंग के स्टेज पे। आप कितना जो है आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ क्लीनिंग जो है कितनी आई, जी जी जी, उस लॉस को कम करना। फिर आप अगर जो है आगे और बढ़ते हैं, कुछ करना होता है, तो उसमें आपको जो फॉरेन मैटर है, यानी जो ग्रेन्स ऑफ सिमिलर डायमेंशंस हैं, उनको निकालना होता है, तो उसके लिए ग्रेडिंग वो ग्रेड अलग अलग हो। यहाँ पे विस्तृत चर्चा करने का शायद वक्त नहीं रहेगा। उसकी अलग अलग क्वालिटी की बेसिस पे हम आपको 8-9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ग्रेडिंग करते हैं। अच्छा। साइज, शेप, रफनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर, बहुत चीजें हैं, मॉइस्चर, तमाम तरह के फैक्टर्स होते हैं, जिस जो भी आप कर पाए इतना। तो वहां पे वो, लेकिन मेजर लॉस जो है उस स्टेज पे हो जाता है, यानी जब आप उससे आगे जो होती है फिर प्रोसेसिंग शुरू होती है। प्रोसेसिंग ये जो है, ये सब क्लीनिंग, ग्रेडिंग, हम इसको प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। राइट। यानी प्रोसेसिंग से पहले का जो है कि जो प्रक्रियाएं हैं यूनिट ऑपरेशन में, वो हम करते हैं। जी। अगला स्टेज उसमें जो है होता है कि आप जो है, चूंकि मॉइस्चर उसकी ज्यादा होती है, जी जी, तो आपका उसकी नमी आपको निकालनी पड़ती है, नमी कम करनी पड़ेगी, निकालनी तो नहीं, कम करनी पड़ती। तो नमी का मतलब क्या नुकसान है कि अगर नमी ज्यादा हो गई तो आपको परेशानी आगे चल के होगी, आप रख नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक, उसमें जो है कीड़े, इंसेक्ट्स, पेस्ट, डिजीजेस, तो तमाम जो वो नुकसान जो हो सकते हैं वो होंगे। तो उसमें आपको सुखा लेना पड़ेगा। सुखाने के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे किसान भाइयों ने भी देखा होगा कि वो खुले मैदान में जहां भी जगह मिल जाए, कहीं पे सड़कों पे भी, उसको ठेस ग्रेन को या ग्रीन ग्रेन को फैला देते हैं पतली सी लेयर में, क्योंकि बहुत मोटी करेंगे तो ड्राइंग होगी नहीं उसमें। उसको कहते हैं सन ड्राइंग, यानी सूरज की जो है, जो गर्मी से जो सुखाना होता है उसको कर लेते हैं। और वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत दिन तक चले, क्योंकि वो उसमें कोई वेंटिलेशन का, मैकेनिकल कोई वेंटिलेशन का, एरेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो वो जो है बहुत कई दिन तक चलती है। अगर आपकी मॉइस्चर ज्यादा है, काफी ज्यादा है, तो आपको कई दिन तक करना पड़ेगा। और फिर दूसरे नुकसान ये है कि बर्ड्स हैं, रोडेंट्स हैं, ऊपर से धूल आती है, वही पड़ती है उसी के ऊपर, तो तमाम तरह के नुकसान उससे हो सकते हैं उस स्टेज में। तो उसके लिए जो है मशीनें विकसित हुई, ड्रायर्स बने, ड्रायर अलग तरह बने, अलग अलग जो है क्षमता वाले बने। तो इस ड्राइंग की लेवल पर भी नुकसान होता है, उसको भी हमें करना है। और ड्राइंग के बाद फिर हम आगे उसको ले जाते हैं, अगर पैडी है तो मिलिंग करेंगे, पैडी और व्हीट है, बाकी ग्रेन्स हैं जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं प्रोसेसिंग की, वो करेंगे। और उसके बाद स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान जो होता है वो स्टोरेज में होता है, क्योंकि स्टोरेज जो है हम सही तरीके से अगर नहीं करते हैं तो उसमें 2 फैक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं स्टोरेज में। एक तो यह है टेम्परेचर क्या है, और दूसरा मॉइस्चर क्या है। यानी एक मॉइस्चर, उसका ग्रेन का क्या मॉइस्चर है, और जो हवा होती है उसका टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना लॉस झेलना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर इलियास, स्टोरेज के ऊपर मेरा आपसे खास सवाल है जो मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछना चाहूँगा। और आपने बड़ी खूबी से सर, आपने बड़ी स्टोरी की तरफ से, एक कहानी की तरह से आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, और मेरे व्यूअर्स को ये बहुत पसंद भी आएगा कि कैसे एक ग्रेन की, किसी भी तरह की ग्रेन की एक जर्नी होती है, हार्वेस्ट से लेके स्टोरेज तक, और कहाँ लॉसेस होते हैं, और किस तरीके से हम लोग उन लॉसेस को
कम भी कर सकते हैं। ग्रेडिंग के बारे में आपने बताया, ड्राइंग के बारे में आपने बताया। आई एम श्योर कि दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स के लिए, और वो इसके बारे में और भी जानना चाहेंगे। सर, मैं यहाँ पे आपसे एक मिलता जुलता सवाल पूछना चाहूँगा कि जितनी भी स्टेजेस आपने शेयर करी, इनमें क्या हम कुछ परसेंटेजेस में डिवाइड कर सकते हैं कि किस स्टेज पे कितना परसेंट का लॉस है, किस स्टेज पे, या स्टोरेज में सबसे ज़्यादा परसेंट होता है तो कितना परसेंट होता है? कुछ एवरेज परसेंटेजेस हम बता सकते हैं सर? हाँ, उसमें है जैसे जो स्टेजेस मैंने बताई, जी जी, उसमें जो है वो अलग अलग उसके फसलों की भी के ऊपर भी डिपेंड आधारित होगा वो, जी कि जी, धान के अंदर जो होगी वो उनकी अलग होंगी, और गेहूं पे अलग अलग पल्सेस होंगी, उनकी अलग अलग होगी, ऑयल सीड्स की अलग होगी। तो ये वो स्टार्टिंग शुरुआत होती है वहाँ से, जो है वो एक टेबलर फॉर्म में उसको दी जा सकती है। उसको आप जो दिखा सकते हैं कि क्या क्या लॉसेस अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। जी ये जो है जो लॉसेस हैं, इसमें जो हमारे जो ड्यूरेबल्स हैं, यानी जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स, इनको हम ड्यूरेबल्स कहते हैं, ज़्यादा दिन तक आप इनको रख सकते हैं, उसमें कम होते हैं। लेकिन अगर आप जो है ऐसी फसलों की तरफ जाएं जिनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होती है, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, तो वहाँ पे तो मॉइस्चर बहुत हाई होती है, राइट, वहाँ पे नुकसान ज़्यादा है। एक एस्टिमेट लगाया गया था कि जो ग्रेन का ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अराउंड 10 से 12% लॉस हो जाता है। और अगर आप उसकी तरफ जाएंगे, हार्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ जाएंगे, तो उसमें लॉसेस जो है कई बार 20 से 25% भी हो सकते हैं, 30% भी हो सकते हैं। लेकिन 30% लॉस बहुत हाई, उसमें जब आप बिल्कुल ही इसको छोड़ दें, नेग्लेक्ट कर दें और बिल्कुल ध्यान न दें, होते हैं। लेकिन क्योंकि नुकसान उसमें इसलिए होता है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, उसकी नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो नमी ही जो है सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी खाद्यान्न का तो सबसे बड़ा दुश्मन है जी, वो नमी है। लेकिन नमी ज़रूरी भी है कि अगर आप उसको जो है बिल्कुल ही, अगर आप वो बहुत ही कम कर देंगे तो परेशानी नहीं हो सकती। और उसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि हम यहाँ पे देख लें, दो तरह के हमारे जो रिक्वायरमेंट, एक तो है ग्रेन के तौर पे, जिनको हम बाद में प्रोसेस करके इस्तेमाल करते हैं, दूसरा है सीड के तौर पे। जी, तो जो है इनकी जो है थोड़ी जो यूनिट ऑपरेशंस हैं, यानी कि कैसे कैसे करेंगे। सीड जो है बहुत ही एक क्या कहूँ मैं उसको, कि बहुत डेलिकेट चीज़ होती है, क्योंकि इससे जैसा कि आपने बताया कि इससे अगले जो जनरेशन बनेगी बीजों की, 1 से 100 बनेंगे सीड, या ज़्यादा बन सकते हैं। जी जी, तो प्रोपगेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें अगर आप सही तरीके से उसकी ताकत का, उसकी जर्मिनेबिलिटी का, वायबिलिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो सीड बेकार हो जाएगा, और फिर वो आगे उसका काम है जो, यानी अगली जनरेशन को पैदा करना, वो नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप ये ध्यान जरूर इसमें बंटवारा कर लें कि आप सीड के बारे में बात कर रहे हैं या ग्रेन के बारे में। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है डॉक्टर इलियास। आपने मतलब सीड को, तो व्यूअर्स भी ये समझ लें कि अगर आप सीड के बारे में, सीड पे काम कर रहे हैं, तो आपको अपने लॉसेस का एक अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीड में किसी भी तरह का कोई भी अगर कमज़ोरी पाई जाती है तो उसका प्रोडक्शन में बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप ग्रेन में कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बिल्कुल ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर इलियास, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर इलियास, हम लोग बातचीत करते रहते हैं, और आप तो मतलब डेली आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस टॉपिक के ऊपर आपसे बातचीत कोई ना कोई करता ही होगा कि बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में आ रही हैं, और ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी काम हो रहा है टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। जैसे कुछ ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, कोई आजकल रिसेंटली ऑगमेंटेड रियलिटी की भी बात करने लग पड़े हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में स्पेशली ग्रेन्स एंड पल्सेस की अगर मैं बात करूं, तो किस किस तरह का वैल्यू एडिशन ये टेक्नोलॉजीज कर रही हैं, कुछ अगर इसके ऊपर आप हमें बता सकें। बिल्कुल, वैल्यू एडिशन तो एक जो है कि हमारे किसान भाई भी जानते हैं, और जो इसमें लगे हुए हैं इस काम में जानते हैं कि वैल्यू एडिशन कई तरीके से हो सकता है। जी, वैल्यू एडिशन जो है वो वक्त के हिसाब से भी बढ़ जाता है, कम हो जाता है। वैल्यू एडिशन जो है जगह के चेंज करने से ही हो जाता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। जी, और वैल्यू एडिशन जो है प्रोसेसिंग के जरिए भी हो सकता है। तो तीन जो है जो वैल्यू एडिशन होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। वैल्यू एडिशन जो है टाइम के हिसाब से सभी जानते हैं कि अगर आप कोई चीज़ आज पैदा की, आज ही बेचें, तो आपको कितने दाम मिलेंगे, और आप उसको अगर रख लेंगे
10 दिन के बाद या 2 महीने के बाद अगर आप बेचेंगे तो आपको क्या फायदा, इसके बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सभी लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बिल्कुल जानते हैं इसमें। बिल्कुल। तो यही है, अब उसमें आप क्यों जल्दी बेचना चाहते हैं, उसके भी कई कारण हैं कि आपके पास जो है तमाम आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो आपकी जो है जो फसल है आपकी जो आपने पैदा की है उसी के ऊपर आधारित होते हैं कि पैसा जो मिलेगा तो आगे के काम चलेंगे, यानी अगली फसल के लिए तैयारी करेंगे, उसके लिए जो बीज और तमाम इनपुट्स खरीदेंगे वो उसी से, और आपकी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, कल्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, हेल्थ की, एजुकेशन की, तमाम जो लाइफ से रिलेटेड जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब इसी के ऊपर आधारित है। पैसा मिलेगा तो आगे गाड़ी बढ़ेगी, और पैसा नहीं मिलेगा, वक्त पे नहीं मिलेगा तो गाड़ी वहीं थम जाएगी। इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है सक्षम बनाया जाए। जी। और इसी बारे में जो नए एक्ट्स भी बने हैं उसमें इसकी तरफ ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। उसके बाद चर्चा शायद बाद में करेंगे कि जो है कैसे हम फार्मर को, हमारा जो किसान, जैसे मैंने शुरू में बताया कि खेती में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन हमारे किसानों का जो है कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। किसान जो है करीब करीब वहीं का वहीं रह गया। अगर आप उसकी पिक्चर विजुअलाइज करें तो वही कम कपड़े पहने हुए, दुबला पतला, परेशान, गरीबी की तरफ बढ़ता हुआ, भुखमरी, हालांकि वो पैदा तो करता है दूसरों के लिए खाने पैदा, उससे खुद अपने घर में खाने का नहीं होता। तमाम जो दिक्कतें हैं ये भी काफ़ी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, लिखा जा चुका है। मैं सिर्फ ये ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि जो हमारी ज़रूरत है किसान को सक्षम बनाने की, एम्पावर करने की, उसकी तरफ ध्यान बहुत ही कम दिया गया। जो आप कह रहे थे ना शुरू में कि पोस्ट हार्वेस्ट की तरफ बहुत ध्यान दिया गया, दरअसल पोस्ट हार्वेस्ट की तरफ ध्यान बहुत कम दिया गया। और उसका जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, मैंने बताया कि फार्मर सक्षम कैसे होगा, सक्षम करने का सबसे जो बढ़िया और शॉर्ट तरीका है वो है कि उसके हाथ में पैसा हो, उसके जेब में। करेक्ट। पैसा कहाँ जाएगा? तो पैसा तो है दो तरीके से आ सकता है कि एक आप जो टाइम के हिसाब से रख लें तो बाद में बेचें तो पैसा ज्यादा मिल सकता है, या फिर आप उसको जो है वो कुछ और उसमें कुछ करें उसके अंदर, तो उसको दूसरे फार्म में ले वैल्यूट कर दें, उसमें तो बढ़ सकता है। तो फार्मर को कैसे करें, किसान को हम कैसे उसको बढ़ाएं कि वो जो है कुछ सक्षम हो, क्योंकि ये एक सर्किल है, ये इसको हम कहते हैं विशेष सर्किल। यानी जो है वो लो इनपुट दे सकता है क्योंकि पैसा नहीं उसके पास। लो इनपुट मतलब क्या, वो अच्छे बीज नहीं खरीद सकता, क्वालिटी बीज के उसके रेट बहुत ज्यादा है, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, एनर्जी, तमाम सब चीजें जो हैं उसके लिए जो पैसा चाहिए उसको, लेबर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वाटर, तमाम, तो वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा तो है नहीं। कैसे हम उसको एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल कैसे बनाए और फार्मर के इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें, ये बहुत बड़ी चैलेंज है और जिसकी तरफ अब ध्यान दिया जाना शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत तो काम पहले भी होता था, बातें लोग बहुत पहले भी करते थे, लेकिन अब रियल अर्नेस्ट वे में अब इसको सोचा जा रहा है कि हम किसान को कैसे आगे बढ़ाएं, हैंड होल्डिंग कैसे करें, उसको कैसे आप ज्यादा पैसे उसकी जेब में डालें। अब उसके बाद हम बात करेंगे कैसे पैसा हम उसके जेब में डाल सकते हैं, क्योंकि जब पैसा उसके पास होगा तभी वो कुछ करेगा। बिल्कुल। नहीं पैसा होगा तो वो उधार लेगा, साहूकार के पास जाएगा, साहूकार जैसा उसके साथ करते हैं व्यवहार सभी जानते हैं, वो उस चक्र में, उस सर्किल में वो पड़ा रहेगा कि जो है जो मूलधन है और ब्याज है उसके चक्कर में वो घूमता जिंदगी भर, न सिर्फ वो बल्कि उसकी जो नस्लें अगली वाली वो भी जो है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर इलियास, आपने एक बात बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो किसान है उसका असली धन तो उसकी फसल ही है, जितनी जो उसके हाथ में फसल है वही उसका धन है। और आने वाले कुछ सवालों में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा ज़रूर कि कैसे हम उन्हें थोड़ा सा एम्पावर भी कर सकते हैं, स्पेशली जब हम आप टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मैं वहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट कई तरीके से हुए हैं, कई वे में हुए हैं। कि पहला तो ये है कि आप उसको उसकी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कह सकते हैं उसको आप, प्रोटोकॉल कह सकते हैं, वो उसके ऊपर रिसर्च बहुत हुई है, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, कहाँ करें, ये सब जो है इन क्वेश्चंस का, इन सवालों के जवाब जो है दिए गए। एक प्रोसेस, एक फ्लो बना दिया कि पहले आप ये करें, ऐसा करें, इस तरह से करें, वहाँ करें।
तो वो अगर फॉलो करेंगे तो इसे कहते हैं गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। राइट। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इनको वो फॉलो करना है और इसके बारे में तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं, जी जी दी जा सकती हैं। फिर बिल्कुल। जो है वो जो है मशीनें बनी, इम्प्लीमेंट्स बने, कुछ हाथ से चलाने वाले बने, कुछ पावर ऑपरेटेड बने। तो इस तरह के जो है डेवलपमेंट्स हुए। जैसे क्लीनर ग्रेडर का ही अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, जी 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 तो क्लीनिंग ग्रेडिंग हाथ से भी हुई, विनोइंग हुई, जी जी और अब मशीनों के जरिए हुई। और पहले छोटी कैपेसिटी के, यानी जो है 0.5 क्विंटल पर आवर से लेके अब तो जो है 20 टन और 25 टन और 50 जी, टन जी। पर आवर के हिसाब से भी मशीनें बनी हैं। जी जी अभी रिसेंटली मैं एक बेंगलोर में था किसी एग्जीबिशन में, जी। तो वहाँ पर बहुत बड़ी मशीनें बनी हैं, वो कई 100 टन पर आवर की कैपेसिटी की है। ओ। इसमें अब क्या हो रहा है कि एग्रीगेशन हो रहा है। एक बात मैं बताता चलूं कि जब पहले अगर आप सिनेरियो देखें तो किसान चूंकि उसकी अपनी जो उसकी होल्डिंग थी साइज बहुत छोटी, सभी जानते हैं इसमें क्या जी जी कहा जाए, बिल्कुल। छोटे छोटे खेत, 1/4 एकड़ या हाफ एकड़ के जो है, आधे एकड़ के खेत, उसमें कितना पैदा होता था, कितना वो काटता था, कितना उसको कमा सकता था। तो उसकी क्वांटिटी जो प्रोडक्शन की थी वो कम होती थी। राइट। वो उसका बेचने का भी वो है, वो कहाँ बेचेगा, वो अगर कम क्विंटल 2 क्विंटल है तो वो कहाँ वो मंडी में जाएगा। तो वो अपना उससे बड़ा हुआ तो फिर वो अपने ट्रैक्टर में या बैलगाड़ी, जिसका भी जो है साधन है, उसमें रख के ले जाएगा। उसमें क्या हुआ कि उसका इकोनॉमी ऑफ द स्केल जो है वो उसके हक में नहीं था। हम्म। ये जो प्लेइंग फील्ड थी वो फार्मर के लिए फेवरेबल नहीं थी। नहीं थी। तमाम फैक्टर्स उसके खिलाफ जा रहे थे। जी इसमें क्या हुआ कि वो जो है वो पैसा यंत्रों पे या मशीनों पे नहीं लगा सकता था, क्योंकि बस है ही नहीं, पैसा ही नहीं, तो क्या करेगा। तो उसकी जो प्रायोरिटीज में जो है मशीन नहीं है, वो समझता था वो अपना उसका लेबर है तो उससे काम चल जाएगा। खेत छोटे थे तो वो बिना मशीन को चला लेगा, लेकिन बिना मशीन के चलाने का नुकसान ये था कि उसकी पैदावार, फिर वक्त पे काम करना, जो मैंने फायदे बताए आपको जी जी क्या क्या कर सकते थे, जी। वो नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए अब क्या हुआ कि जो है वो बड़े जो फार्मर्स थे उनका तो फायदा तो हुआ, वो मशीनें खरीद पाए। जी खैर इसमें एक डेवलपमेंट ये भी हुआ, जो लोग मशीनें खरीद नहीं सकते थे वो हायर कर लेते थे किराए वो पे, हायर कर लेते बिल्कुल कस्टम बिल्कुल हायर। बिल्कुल। तो वो जो है, जैसे हमारे को ट्रैक्टर आपके पास नहीं है, वो जरूरत भी नहीं है सबके पास ट्रैक्टर होने की, जी तो आपने ट्रैक्टर जिसके पास है उसको कहा भाई पहले अपना काम कर लो फिर मेरा काम कर लो। इसी तरह और भी चीजें भी हैं। तो ये जो डॉक्टर इलियास, यहीं पे एग्रीगेशन, मैं एक छोटा सा सवाल डालना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट ने जो भी सब्सिडी की पॉलिसीज बनाई हैं स्पेशली फार्मर्स के लिए, क्या वो बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पा रही हैं? नहीं, सब्सिडी का योगदान तो है, उसमें उससे तो इनकार नहीं किया सकता। सब्सिडी आपको खड़ा रखती थी, आपको, नहीं तो आप गिर जाते। जब कोई पेड़ जो है, पौधा, जिसको आप जो क्रीपर्स हैं उस तरह की जो है बेल टाइप के जो होते हैं, अगर आप उनको जो है सहारा नहीं देंगे उसका तो गिर जाएंगे। बिल्कुल। तो उनको सहारा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी की जरूरत तो थी, जी। लेकिन सब्सिडी अपने आप में जो है सोल्यूशन नहीं था। ओ। सब्सिडी के साथ जो और भी सपोर्टिंग काम करने थे वो नहीं हुए। वो नहीं। कि हमने ये तो कह दिया भाई जो है अगर आप कोई मशीन खरीदेंगे तो हम 50% सब्सिडी देंगे, 70% देंगे, वो तो ठीक है। ठीक है। तो वो तो उसने जो है किसी तरह से जो है, लेकिन उसको 30% या 25% का भी तो का इंतजाम करना था उसको। करेक्ट। वो जो है 70% तो आपको तब मिलेगा जबकि आप 25-30% करके टोटल उसे जो है वो खरीद पाएंगे। जी। तो आपने कर भी लिया, उसके बाद का जो होता था, उसकी जो पोस्ट परचेज जो उसकी दिक्कतें थी मशीनों की, जी। उसके बारे में ध्यान नहीं गया। क्लियर मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई, ये तमाम जो उसकी दिक्कतें थी उसके साथ रहीं। तो सब्सिडी में मशीन तो खरीद ली उसने, जी। लेकिन आगे के लिए क्या, आगे के लिए उसके पास कोई हैंड होल्डिंग के लिए कुछ इंतजाम नहीं था, जी। कोई उसमें नहीं था, उपलब्ध नहीं था। जी। तो वो कई बार क्या होता था, मशीन का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाता था, जी जी जी। तो उसका पूरा फायदा नहीं। तो मशीनों का डेवलपमेंट तो हुआ, कई छोटी कैपेसिटी से लेके हाई कैपेसिटी तक, हर उसमें, हर ऑपरेशन में, क्लीनिंग में, ग्रेडिंग में, ऑफकोर्स में, थ्रेचिंग में, हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग में सभी जानते हैं कंबाइन हार्वेस्टिंग का बड़ा रोल रहा है, जी। ट्रैक्टर का बड़ा रोल रहा है। तो तमाम मशीनें डेवलप हुई हो रही हैं। हो रही। अब तो कुछ जो है
ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीनें भी हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं जी जी कि आपको जो है वो खुद बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग के लेवल में बहुत डेवलपमेंट हुआ बिल्कुल प्रोसेसिंग के लेवल बिल्कुल। में। मिलिंग है, मिलिंग ऑपरेशन में बहुत डेवलपमेंट्स हुए, ड्रायर्स बहुत नए नए बने, जी जी अलग अलग कैपेसिटी के बने, अलग अलग मैकेनिज्म वाले बने। बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या कैपेसिटी है पेइंग की, आप पे कर सकते हैं क्या, आप कितना पे कर या सकते तो आपको खरीदें या फिर उन सर्विसेज को आप हायर करें। हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया डॉक्टर इलियास, आपने बड़े शानदार तरीके से बताई ये बात, और बिल्कुल सही कहना है आपका कि सब्सिडी कहीं ना कहीं तो चलिए फ़ायदेमंद है, पर जो सब्सिडी के बाद खरीदारी के बाद जो दिक्कतें आती हैं उनका भी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं देना चाहिए। बट हम लोग सही रास्ते पे हैं, इसका शायद आपको भी यकीन है और हमें भी यकीन है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो अफोर्डेबल भी हो जाएगी और उसको आम किसान भी अफोर्ड कर पाएगा समय के साथ, और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर इलियास, स्टोरेज के बारे में आपने पीछे थोड़ा सा भी बातचीत करी थी, मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि चलिए आगे चल के और डिटेल में बात करते हैं। तो थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे सर कि स्टोरेज का जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो क्या इसका कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्टोरेज का अगर आप डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू जाए, बहुत से संक्षिप्त उसमें बताऊंगा कि पहले लोग घरों में अपने मिट्टी के बर्तनों में रखते थे, फिर जो है बिन्स बनी, सेव ग्रेन कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई, तो उसमें जो है वो जीपी शीट की बिनें बनी, एल्यूमिनियम की मेटेलिक बिन बनी जिसे कहते हैं हम लोग, तमाम हुए। फिर छोटे छोटे साइलोज बने, फिर बड़े साइलोज बने, अब तो 5-5 हज़ार टन के भी साइलोज आ रहे हैं, अलग अलग कैपेसिटीज के आ रहे हैं। फिर गोडाउंस बने, उसमें गोडाउन में जब जगह नहीं बची तो उन्होंने बाहर रखना शुरू किया। कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज आपने अगर सुना होगा, अगर आप जाएं सड़क मेजर सड़कों के किनारे तो आप देखेंगे कि जो है वो बोरों में अनाज रखा हुआ है और उसको कवर कर दिया है पॉलीथिलीन लाइनिंग से, उसमें कवर करके उनके नीचे डनेज रखे उसके बाद बैग रखा, बैग के ऊपर जिनको कवर कर दिया। जी 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 जी। अब वो जो है बारिश में, धूप में, सब में जो है वो कहीं फट गया, कहीं कुछ हो गया। अब पता चला कि उसका जो ये तो बहुत शॉर्ट टर्म का स्टोरेज हुआ करता था, 6 महीने ज्यादा, वो 6-6 साल चला है वहां पे रखा हुआ। तो नतीजा ये हुआ उसमें कुछ मिलता ही नहीं था उसमें। तो वो बेसिकली वो एक तरह से लाशी हम तो मानते हैं उसको, हालांकि वो लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिक स्टडी हुई इसकी। अच्छा। और उसमें पता चला कि भाई नुकसान तो है उसके अंदर। और ये हमें इस चीज का हमें एहसास होना चाहिए कि ये अनाज जो है बड़ी मुश्किल से पैदा किया गया है, ये आसानी से नहीं हुआ है काम। बिल्कुल सही। किसान ने अपनी जिंदगी लगा दी, अपना ब्लड और स्वेट लगाया उसमें, तमाम परेशानियां भुगती हैं, उसके बाद वो अनाज जो कि वो लेके आया और आपने खरीदा, लेकिन आप इस हालत में नहीं है कि उसको आप रख सकें अंदर, या सेफ स्टोरेज रख सकें, तो आपने बर्बाद कर दिया उसको। ये समस्या तो है, लेकिन काम तो हुआ ही बहुत है कि बहुत अच्छे तरह सालों बने हैं। जी जी। अब तो जो है कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं कि बैग्स बनाए गए हैं जी, जो बाहर रखने के लिए भी है, लेकिन वो बेहतर है। वो आपके नॉर्मल जो आपका जो सुपर बैग्स कहते हैं, सुपर बैग्स बनाए गए और वो बेहतर हैं, उनमें आप जो है रख सकते हैं उनको। अगर आप कवर कर देंगे तो उनको आप रख सकते हैं। तो स्टोरेज में डेवलपमेंट बहुत हुआ है। और उसके साथ एक चीज और भी हुई है कि जो जानकारी मैंने आपको शुरू में दी थी कि स्टोरेज में आप रखते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है। हाँ। स्टोरेज में आपको जो है जब आप रखेंगे उससे पहले वो जो ग्रेन है, अनाज है, वो सही मॉइस्चर में होना चाहिए। राइट। उसकी अगर जो नमी है जी, अगर बहुत ज्यादा हो गई तो फिर आप उसमें बहुत नुकसान उठाएंगे। जी जी जी। वो जो पेस्ट, डिजीजेस, रोडेंट्स, तमाम सब, और फिर मॉइस्चर कि उसमें ज्यादा होने की वजह से हीट कर, क्योंकि जो है वो लिविंग मटेरियल है ना वो जी जी, तो वो सांस लेता है, रेस्पिरेशन होती है उसमें, तो उससे हीट जनरेट होती है। और हीट कई बार ऐसा हुआ, ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा हीट जब पैदा हो गई उस आग भी लगी है अंदर। ऐसा हो सकता है। तो हीट का जो है डेवलपमेंट, अगर वेंटिलेशन और एरेशन आप नहीं करेंगे तो जो गर्मी पैदा हो रही है उसको आप नहीं निकाल पाएंगे, तो नुकसान उसके भी काफी रिसर्च हुई इसके ऊपर जी, और समाधान निकाले गए। और अब ये करीब जो थोड़ा बहुत जो है वो
इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, जानकारी हासिल करते रहते हैं, उनको ये मालूम होगा कि आप सही उसमें मात्रा की जो मॉइस्चर कंटेंट, उसका जो नमी जो है जी तो सही उसमें रखेंगे, जी तब आगे जाके उसको आप रख सकेंगे। जी तो ये एक नॉर्मल मोटा रूल है कि अगर आप 1% मॉइस्चर ज़्यादा आपने रख ली, उसमें से 12% मॉइस्चर है अगर, तो अगर आपने 13 पे रखा या 14 पे रखा, तो आपने उसकी लाइफ है आधी कर दी। तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है उसका। ओ और जब नुकसान उसका हो गया तो जाहिर है उसकी अगली जो प्रोसेस है, क्योंकि वहां रख के तो आप नहीं, आपको कंज्यूम भी करना है, आपको प्रोसेस भी आगे करना है, खाली जी स्टोर जी में थोड़ी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल स्टोरेज तो एक ट्रांजिटरी ये ऑपरेशन है जिसमें कुछ दिनों के लिए आप रखते हैं, जी जी ताकि दो फायदे, एक तो ये कि आप उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं वहां पर रख के, हाँ बाद में आप बेचते हैं उसको। जी जी खासकर सब्जियों में और इसमें खासकर आलू में तो बहुत ही ज्यादा बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है। जी कि जी लोग आलू, ये मिर्च है, बहुत सी चीजें हैं, बिल्कुल उसमें आपने रख दिया, स्टोरेज में डाल दिया, कोल्ड स्टोर में डाल दिया, तो आप उस वक्त जो है ग्लड प्राइस है तो आपने नहीं बेचा उसको, नहीं, आपने उसको वही चीज जो है आपने 3 महीने बाद बेची, जी तो जी प्राइस में तो मीन आसमान का फर्क हो गया। जी जी तो ये जो है स्टोरेज के ऊपर बहुत काम हुआ है। स्टोरेज अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत एरिया है, इसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कहने का यहाँ पे सिर्फ इतना विषय कि स्टोरेज के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है। जी सरकार भी इसकी तरफ ध्यान देती है। अब जी सरकार जानती है कि एफसीआई गोडाउन्स और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन या सेंट्रल वेयर हाउसिंग जी कॉर्पोरेशन की जो गोडाउन्स हैं जी वो काफी नहीं है, अब जी काफी नहीं है। अब जो है जो नए कानून बनेंगे कि अनाज लोग लेके मंडी में कहीं भी जा सकते हैं जी और बेच सकते हैं, जी तो उसमें भी वो उस लेवल पे भी जो है, जैसे मैं कह रहा था, एग्रीगेशन हो रहा है, बिल्कुल यानी जो 200-500 किसान एक जगह ला के अनाज जो है वो बेच रहे हैं, जी जी तो वो कहाँ रखेंगे वो? तो उस लेवल पे भी अब जो है वो स्टोरेज की बात चल रही है, स्क्रीनिंग की बात चल रही है वहाँ, ओ कि आप ड्राइंग की बात चल रही है कि आप जी जो है वहाँ पे मैकेनाइज्ड मंडीज हैं उनकी बात हो रही है। कुछ जगह काम हुआ भी बहुत है, जी पंजाब में हुआ है, जी खासकर खन्ना की तरह मंडी जाए वहाँ पे हुआ है। ओ, तो ये सब काम करना करना पड़ेगा आप। हम्म, अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर वही पुराने ढर्रे पे अगर चलेंगे तो नुकसान बुरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर इलियास। और बिल्कुल आप सही तरीके से बता पा रहे हैं। देखिए मैं व्यूअर्स को ये बड़ा इम्पोर्टेंटली समझाना चाहूँगा, जो भी हमें सुन पा रहे हैं और जो हमें टेलीकास्ट के दौरान भी सुनेंगे, कि कोई भी चीज़ जो भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, चाहे वो स्टोरेज है, बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है। उसे हम जितना बेहतर तरीके से समझेंगे, कहीं ना कहीं उसमें पैसा भी बनेगा। जैसे कि डॉक्टर इलियास ने कहा कि हम उसे स्टोरेज में रख देते हैं, फिर जब सही वक्त आता है तो उसको निकाल के बेच देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उससे पैसा बना सके। और ज़रूर आने वाले वक्त में धीरे धीरे जब चीज़ें और इम्प्रूव होंगी और सरकार और भी इसके ऊपर काम करेगी, एफसीआई काम करेगी, टेंडर्स निकालेगी, तो धीरे धीरे जो है चीज़ें और बेहतरीन होती जाएंगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर इलियास, अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। वैसे तो मैं चाहता हूं कि हर सवाल में मैं डिटेल में आपसे एक एक सेशन करूं, पर समय थोड़ा सा कम है, तो अगले सवाल की तरफ तुरंत ही चलते हैं। ग्रेन और पल्सेस की क्वालिटी के ऊपर हम लोग काफ़ी चर्चा करते रहते हैं, अभी भी हम कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर भी काफ़ी चर्चा होती रही है, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को डॉक्टर साहब हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? एक तो ये पहला सवाल है मेरा, और इससे जुड़ता ही दूसरा सवाल जो है कि जो भी इनके जो ग्रेन्स होते हैं, उनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए राइस बान है या फिर हस्क होता है, जो कि कहीं ना कहीं एक सिरदर्द होती है कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स के लिए, प्रोसेसर्स के लिए, क्या उसका भी हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही। और उसके बारे में ये बताना है कि क्वालिटी की जो बात कर रहे थे ना, न्यूट्रिशनल क्वालिटी की, आप जो है अनाज जी की या जी दालों किसी की, अभी तक की जो प्रोसेस हम लोगों ने बात की है, जो की है, इसका डायरेक्ट हर प्रोसेस का, हर यूनिट ऑपरेशन का जो असर है वो क्वालिटी पे डायरेक्टली पड़ता है। जी जैसे आपने उसको सही तरीके से जो है आपने उसको थ्रेश नहीं किया, जी तब उसके ऊपर जो डैमेज अगर हो गई, मान लिया वो टूट गया अनाज, कहीं से ब्रेकेज कोई थोड़ी लगा, आप नहीं देख पा रहे, हेयर लाइन ब्रेकेज है उसमें, लेकिन हेयर लाइन ब्रेकेज की वजह से उसके अंदर तमाम जो है इनग्रेस होता है मॉइस्चर का और तमाम ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या होता है, उससे क्वालिटी फिर जो है खराब हो जाती है। तो उसे न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर भी फर्क पड़ेगा डॉक्टर साहब? न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल, और क्या।
वही उसको वो खराब करेंगे, स्पॉइल करेंगे, डैमेज करेंगे उससे, तो ऑब्वियसली उसका जो डायरेक्ट असर होगा क्वालिटी। तो हर ऑपरेशन का जो असर है, उसका जो अल्टीमेट जो सबकी जो सफरर है या गेनर भी कह सकते हैं, गेनिंग तो कम लेकिन सफरिंग ज्यादा, वो जो है क्वालिटी है हर स्टेज पे। तो इसको आप, इसीलिए मैंने इसमें कहा, एम्फसाइज किया कि आपको बहुत ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक आपको ये काम करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो आप जो फाइनल प्रोडक्ट जो आप बेचने को तैयार हैं मार्केट में, वो उसके ऊपर डिपेंड की हुई होगी। अगर अनाज सूखा है, मान लिया शिवर्ड है, उसके अंदर ग्रेन पूरा भरा नहीं हुआ है, या अलग कलर का है, या उसके अंदर और दूसरी चीजें मिली हुई हैं, तो वो इसके अंदर स्मेल आ रही है, स्टोरेज आपने सही नहीं रखा, तो ये सब जो फैक्टर्स जितने हैं, ये सब क्वालिटी को जो है आप लोअर करते हैं, वो कम करते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हर स्टेज पे आप उसको सही तरीके से केयरफुली, जो प्रैक्टिस बताई गई, जिससे कि आपको स्टोर करना है तो कैसे करना है, कैसे रखना है, किन कंडीशंस में रखना है, आपको ड्राई करना है तो कैसे करना, किस मॉइस्चर तक लाना है, आपको क्लीनिंग ग्रेडिंग कैसे करनी कि आपको उसमें डैमेज ना हो और कोई ब्रेकेज ना हो। तो ये सब जो है वो हर फैक्टर, और ये क्या होता है, ये एग्रीगेट होता रहता है, बढ़ता ही रहता है। मतलब 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, इस तरह से बढ़ता रहता है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि क्वालिटी के ऊपर बहुत असर पड़ा, और ये क्वालिटी का असर बहुत ही ज्यादा उन क्रॉप्स पे होता है, जो कि यहाँ पे हम ग्रेन की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से बहुत होता है। बहुत ही ट्रेमेंडस डिफरेंस हो जाता है। ये डिसाइड करता है कि आपका जो प्रोड्यूस है वो किस दाम पे बिकेगा। अगर आपने उसे सही तरीके से सही टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया, और बाकी ऑपरेशंस को आपने हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉइस्चर रिमूवल, सरफेस मॉइस्चर रिमूवल, या पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उन प्रोडक्ट्स के लिए, उन प्रोड्यूस के लिए। पैकेजिंग का, हमारे यहाँ जो पैकेजिंग का सबसे जो इफेक्टिव और पॉपुलर तरीका है, वो बोरों के अंदर था, जो हमारे जो बैग्स हैं, ग्रेन बैग, जूट बैग्स, इनमें रखना होता है। उसमें क्या होता है कि आप ग्रेन को तो आप रख सकते हैं, ऐसी जो लाइन होते हैं, पॉलीथिलीन के लाइन में बैग होते हैं, सीड को आप नहीं रख सकते। उस सीड को जो है सांस लेना, जर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि वो जो है वो उसको जो है वो प्रोसेस रहे। अगर आपने रख दिया तो फिर वो खत्म हो जाता है, फिर सीड नहीं रह जाता, बिल्कुल इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ता जो अभी आप कह ही रहे थे, मैं आपसे एक धारणा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो अक्सर लोगों की रहती है, किसानों के तीन लोगों की, जो स्पेशली जो वेजिटेबल्स की आपने बात करी, जो हम स्टोरेजेस में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस में रखते हैं, ताकि उन्हें सही समय पे बेचा जाए। सेबों में बहुत होता है, पोटैटो में आपने जिक्र किया होता है। इनकी गुणवत्ता जो है सर, क्या स्टोरेज में रखने से किसी कारणवश कम होती है? एक परसेप्शन है, लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हमने अगर उसको 6 महीने बाद निकाला तो उसकी गुणवत्ता पे असर पड़ेगा। इसके बारे में आप कुछ बताएं सर। बिल्कुल हो सकती है कम, लेकिन अब तो ऐसे स्टोरेजेस खासकर इन पेरिशेबल प्रोड्यूस के बन चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, जिसमें क्वालिटी का जो रिडक्शन है, लॉस है, बहुत ही कम होता है, मिनिमल होता है। अगर आप 6 महीने के बाद सेब रखें, तो 6 महीने के बाद अगर आप ऐसे ही देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि 6 महीने पहले हार्वेस्ट हुआ। तो वो है वो लेकिन कॉस्टली है। वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज है, जो है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेजेस हैं, ये सब अलग अलग तरीके की जो तकनीकें डेवलप हो चुकी हैं, किया जा सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो है, ज्यादातर स्टोरेज में क्वालिटी थोड़ी तो कम हो ही जाती है, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। और शायद कहीं ना कहीं ये बात भी जाहिर होती है कि अगर हमने उतना खर्चा किया है कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें, तो फिर उन वेजिटेबल्स का या सेब का दाम भी कितना होगा। शायद ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। नहीं, इसमें तो बिल्कुल ये जरूरी है कि आप ये सोच रखें, क्योंकि आपको रखने से फायदा तो होना ही होना है। इसका प्राइस का एडवांटेज आपको रहेगा, जो गलत प्राइस पे बेचेंगे। मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं वो जो शायद सीजन टाइम में 10 रुपए किलो चीज़ है या 15 रुपए किलो चीज़ है, वो 80, 90, 100 रुपए किलो पहुंच जाती है। तो एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, पर डेफिनेटली जो प्रोसेसर्स हैं, जो स्टोरेज बना रहे हैं, उनके लिए तो फायदे की बात जरूर है। कंज्यूमर को बिल्कुल फायदा है। आप ये इसको देखिए कि वो चीजें जो हम पहले सोचते नहीं थे कि आउट ऑफ सीजन, ऑफ सीजन अवेलेबल होंगी, आजकल हैं।
चाहे वो सेब है, चाहे वो पोटैटो है, बिल्कुल। चाहे वो मटर है, या और सब्जियां जो हैं। जी जी जी। मटर जो है जो है, पी जो है, फील्ड पी, जी ये भी है वो एक्चुअल जो है हार्वेस्ट से कितना पहले मटर अवेलेबल हो जाती है, बिल्कुल या सही बात। फ्रोजन फार्म में हो सकती है। जी तो जी। इसमें तो फायदा ही फायदा है। फायदे फायदे। ऐसा कोई सोचना ही ठीक नहीं है कि, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है ये जी। कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी जो है परचेजिंग पावर बढ़ी है। हाँ। वो क्वालिटी अगर उसकी किसी चीज़ की अच्छी है तो वो ज़्यादा पैसे देने को, प्राइस देने को तैयार राजी। रहता है। और बिल्कुल। यही वजह है कि हमारे पास अब जो है वाशिंगटन का एप्पल, और जो है कीवी न्यूजीलैंड का, अंगूर ऑस्ट्रेलिया का, या ये सब चीज़ें जो बाहर की आ रही हैं, जी हम जी। उसमें हम ये नहीं देखते कि कहाँ पैदा हुआ है, किस जगह बिल्कुल पैदा हुआ है। हम बिल्कुल। तो ये देखते हैं मेरे सामने क्या है, मेरे हाथ में क्या है, बिल्कुल सही। क्या वो सही है, साउंड है, हेल्दी है, ठीक देखने में लगता है। जी प्राइस अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, हम खरीदेंगे उसको। लेकिन अगर आप नहीं है, मान लिया, और बहुत ही खराब कंडीशन में है, जी तो जी। आप खरीदेंगे थोड़े, आप क्यों खरीदेंगे भाई आप? तो ये तो स्टोरेज का तो एडवांटेज तो बहुत जबरदस्त है। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी अगर जागरूक किसान है और वो कर सकता है। देखिए, मैं एक बात को, इस बात यहाँ पे कहना चाह रहा था जी। कि ये प्रोसेसिंग जो है, ये स्टोरेज है, ये कॉस्टली चीज है। इसमें लागत पड़ती है। लागत। ये एक इंडिविजुअल किसान या प्रोड्यूसर नहीं कर पाएगा इसका। हम्म। ये बहुत बड़ा एक जो है कड़वा सच है ये, जी जिसको लोग जो है कई बार कहते हैं कि नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। नहीं, वो नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी जो है उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब तक लोग इकट्ठा हो एक साथ कम आएंगे नहीं, चाहे किसी फार्म में हो, चाहे बिल्कुल। प्रोड्यूसर कंपनी के फार्म में हो, कोऑपरेटिव के फार्म में हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के फार्म, जो भी फार्म हो सकता जी है, जी जी। तो वो क्लस्टर बना लें, उसमें आ जाए, उस फार्म में आ जाए। तो जब तक इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर इकोनॉमी ऑफ द स्केल को नहीं लाएंगे, जी जी जी। तब तक ये सब कॉस्टली जो इक्विपमेंट हैं, प्रोसेसेस हैं और टेक्नोलॉजीज हैं, जी जी। वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और उसके में एक फायदा क्या होगा कि वो लोग जिनके पास है ये पैसा जी। या रिसोर्सेज हैं, वो उसका फायदा उठा ले जाते हैं। वो इसका फायदा उठा। आप वही प्रोड्यूसर रह गए रॉ मटेरियल के, जी जो आप जो है सैकड़ों साल से जो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल के, जी जी। यानी कच्चे माल के पैदा करने वाले आप रह गए। जी, और कच्चा माल जो है सबसे सस्ता बिकता है, और जो है जो जो प्रोसेस चीज है वो सबसे ज्यादा महंगी बिकती है। जिन्हें बताने की जरूरत नहीं, हर आदमी बिल्कुल समझता है सही इस बात। बात। जी जी जी। नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने कही है सर, बिल्कुल सही बात है। और सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं अब कम्युनिटी बिल्डअप के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि आप इकट्ठा होकर कुछ नया कार्य करिए, स्टोरेज खोलिए, जो भी है, तो वो उनके ऊपर भी बहुत ध्यान दे रही है सरकार। बढ़िया है सर। अगला सवाल, और मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल कहूँगा मैं। सर, आजकल बहुत सारी चर्चा अभी हाल ही में हुई भी है, जितने भी लेटेस्ट रिफॉर्म्स आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जितने भी कह लीजिए रूल्स की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी एक्ट्स की बात हम लोग कर रहे हैं जिसमें चेंजेस आए हैं, मैं थोड़ा सा सर आपसे टिप्पणी चाहूँगा यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए सर। देखिए, अमेंडमेंट्स तो हुए हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच गवर्नमेंट की रही है। हमेशा यही शिकायत रहती थी, जैसा कि शुरू में ही हमने बात की थी, कि खेती तो बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर तो ग्रो कर रही है, लेकिन हमारा जो पैदा करने वाला जो प्रोड्यूसर और फार्मर है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। और जब तक उसको फायदा नहीं होगा, ये बात मैं यहाँ पे अपने भाइयों को, सुनने वालों को बताना भी चाहता हूँ कि धीरे धीरे किसान लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। जी। वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, हाँ। वो दूसरे प्रोफेशंस को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो खेती है, एक तो वो सीजनल एक्टिविटी है, पहली बात तो ये है, साल भर नहीं चलती है, तो उनको जो है एक सीजन के बाद फिर क्या करें, तो वो रहते ही है, तो वो भागते हैं शहर की तरफ। दूसरी बात, खेती जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए जो है आपको मिल नहीं रहा कुछ उससे। आपको लागत क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप जो इनपुट खरीद रहे हैं, चाहे वो बीज, चाहे पानी, एनर्जी, खाद, केमिकल्स, वो सब जो है वो बाजार के भाव में मिलते हैं, जो कि जो है रिटेल जो है वो कहते हैं रिटेल जो प्राइस जो होती है वो हाईएस्ट होती है किसी भी चीज की, कोई भी चीज नहीं। लेकिन वो जो बेचता है अपनी चीज, वो होती है होलसेल प्राइस पे। तो पता चला कि जो आपकी जो
फार्म गेट प्राइस है, यानी आपके किसान के खेत से जो निकलने वाला सामान जो है वो जो है कंज्यूमर प्राइस का 25% से ज़्यादा नहीं होता है, 25-30 मैक्सिमम। तो 75% तो मलाई तो दूसरा ही ले गए लोग, उसके पास क्या बचा? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन था, जिसके ऊपर बातें होती थी, चर्चा होती थी। सरकारों को भी लोग कहते थे कि भाई आप ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारी तरफ भी देखो, पहली बात ये थी कि अब प्राइस हमें कुछ मिलनी चाहिए। अगर आप सही प्राइस नहीं दे पा रहे हैं जी। तो फिर आपका जितना भी जो आपकी लागत है, आपने लोन लिया है, आपने जो मेहनत की है उसके ऊपर, और आपने अल्टीमेटली जो पैदा किया है जी। और उसका कोई खरीदने वाला नहीं है ठीक से, या खरीदने वाला है तो औने पौने वाली से कहते हैं ना कि कम प्राइस पे, गलत प्राइस पे वो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हुए कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। फार्मर तो वही रह गया। उससे जो है कई बार फार्मर जो एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेते हैं, जिसकी हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कहने का ये था कि फार्मर्स की हैंड होल्डिंग का, उसके प्रोटेक्शन का, उसके एम्पावरमेंट का काम तो हो तो रहा था, लेकिन ये लीगल एक्ट के फॉर्म में ये गवर्नमेंट लाई है इसको, ये एक्ट बना है। तो उसमें अब ये फार्मर्स के साथ जो है ये देखा जाएगा, श्योर होगा कि उसको सही प्राइस मिले और उसको आज़ादी मिले कि जहाँ भी चाहे वहाँ उसको अपना बेच सके। पहले तो ये था ना एपीएमसी एक्ट है, भाई फला जगह ही आप बेच पाएंगे, कहीं और आप जा नहीं सकते, तमाम रिस्ट्रिक्शंस। उसको आपने, उसकी वही बात है कि आप ने हाथ आपके पीछे करके आपको बांध दिया हाथ आपके, और आपसे कहा जाए कि आप दौड़ लगाएं, तो आप दौड़ में कैसे जीतेंगे? तो अब आपके हाथ जो है खोल दिए गए, आपको आज़ादी दी गई है, यू हैव बीन अनचेन्ड नाउ। तो वो जो है फार्मर्स के साथ ये जो बड़ा काम हुआ है, अब कितना हो पाएगा इसलिए जो है बहुत ज़्यादा मैं इसके ऊपर चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि अभी शुरुआती दौर है ये, अभी तो एक्ट पास हुआ है, इसमें क्या क्या होगा, कैसे करेंगे लोग, जो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो कैसे होंगे। क्योंकि हमारे साथ मुश्किल ये है हमारे देश में कि बड़े अच्छे अच्छे कानून बनते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिसीज आती हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वहीं पे हमारी कमी रह जाती है, हम उसको नहीं ठीक तरह से कर पाते हैं। तो अभी ये देखना है, वैसे अपनी जो स्पिरिट है इसकी, तो एक्ट की जो है जिसमें बातें कही गई हैं उनके प्रोटेक्शन की प्राइस को उनको प्रोटेक्ट करने की, उनकी आज़ादी बेचने की, और उनको बाकी जो और बहुत चीज़ें हो सकती हैं, उनके लीगल हैसल्स जो होते थे वो उनको कम करने की, ये सब जो चीज़ें आई हैं ये बहुत ही अच्छी हो सकती हैं, फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन अभी देखना है। अभी इसके बारे में तो कोई बहुत ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि अभी तो शुरुआत ही है, अभी शुरुआत ही है, बिल्कुल अभी शुरुआत है, कहाँ तक जाएगी ये, लेकिन उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, और उम्मीद ये की जाती है कि ये किसान का फायदा हो, किसानों का फायदा होगा। जी। और हमारा जो टेस्ट होगा सरकार का भी और सभी लोगों का, कि वो किसानों को कैसे फायदा पहुंचाएं, कैसे उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और कैसे उसको उसके जेब में या उसके हाथ में ज़्यादा पैसा दें, ताकि वो अपनी खेती में भी इन्वेस्ट कर सके और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर कर सके। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही डॉक्टर इलियास, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अभी तो शुरुआत है, और धीरे धीरे जब इम्प्लीमेंट होगा तब शायद उसका विश्लेषण सही तरीके से हम लोग कर पाएंगे, बारीकियों को समझ पाएंगे, कहाँ कमी रहेगी वो भर पाएंगे। और अभी तो विचार ही कर सकते हैं, कई पक्ष खड़े हो गए, कुछ कहते हैं बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो शायद जब एक बार इम्प्लीमेंट होगा तो उसकी असलियत जो है वो नहीं, यहाँ पे अभी ये कहना कि अच्छा है या अच्छा नहीं है मेरा बहुत अर्ली होगा, ये जल्दबाजी होगी इसमें, क्योंकि अभी तो ये कहते हैं ना कि अभी तो वो करना है इसको इम्प्लीमेंट, अभी तो इम्प्लीमेंट कागज पे तो बहुत अच्छा है, कागज पे तो सब चीजें अच्छी है, जी, तो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वाकई में कितना खो पाएगा। जी। अब आप देखिए ना, जितने रिफॉर्म्स हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ हुए हैं, चकबंदी से लेकर तमाम रिफॉर्म्स हुए हैं एग्रीकल्चर में, काफी रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन फिर उसमें वही अल्टीमेटली है ना, टेस्ट तो आपका ये है ना कि अल्टीमेट जो है वो टेस्ट ऑफ फूड इज इन ईटिंग, जो पुडिंग जो है, जो आप जो टेस्ट होगा अल्टीमेट तो वही है, उससे क्या उसको निकलेगा, क्या फायदा होगा, वो देखना है, अभी देखना बाकी। तो बाकी कहानी तो अभी शुरू हुई है, देखिए आगे क्या होगा। जिनके लिए बना है उनके लिए कहानी अभी शुरू हुई है, अभी देखना है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर इलियास, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया सर, आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता है, उसके बावजूद आप हमारे लिए वक्त निकाल सके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मैं अपने व्यूअर्स से, अपनी ऑडियंस से
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप डॉक्टर इलियास से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नंबर के साथ, आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल को, और हम आपका सवाल डॉक्टर इलियास तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के। फिर से हम लोग आपके सामने पेश होंगे लाइव विद एग्रो साहब पे एक नए एक्सपर्ट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर इलियास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम।